काजल का रंग बहुत काला था, जिस कारण उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उससे बहुत नफरत करते थे। काले रंग के कारण काजल से कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन काजल को मिला एक चमत्कारी शीशा, जिसने काजल को गोरा और खूबसूरत बना दिया। काजल की सौतेली माँ प्रभा अपनी बेटी कुसुम को सजा संवार कर तैयार कर रही थी। कुसुम बहुत सुंदर दिख रही थी। कुसुम को देखकर काजल का बड़ा मन हो रहा था कि वो भी सजे संवरे और तैयार होकर खूबसूरत दिखे। काजल ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मुझे भी मेकअप का सामान दो ना, मुझे भी कुसुम की तरह सजना है। तू सज कर क्या करेगी? तू चाहे जितना भी मेकअप कर ले, लगेगी काली कलूटी ही। अपनी शक्ल देखी है आईने में? तू कितनी काली और बदसूरत है। आज तो मेरी कुसुम को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता आया है कुसुम के लिए। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। प्रभा ने काजल को बुरी तरह से डांट कर भगा दिया। काजल का काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था। पैदा होते ही माँ छोड़कर चली गई। काजल की परवरिश के लिए पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ प्रभा और सौतेली बहन कुसुम हमेशा काजल के काले रंग को लेकर उसके साथ भेदभाव करते थे। प्रभा और कुसुम दोनों का रंग गोरा था और कुसुम तो देखने में काफी सुंदर भी थी। काजल के काले रंग के कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। घर में छोटी बहन कुसुम की शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसी दिन कुसुम को देखने लड़के वाले आए थे। खाने पीने की सारी तैयारी काजल ने ही की थी। मेहमानों के सामने काजल ने खाना परोसना शुरू किया तो लड़के की माँ ने पूछा, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है, बेचारी अनाथ है, हमारे साथ ही रहती है। काजल ने अपने लिए नौकरानी शब्द सुना तो उसकी आंखें छलक आईं। वो अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई। इसे क्या हुआ? रोने क्यों लगी? दरअसल इसके काले रंग के कारण इसकी शादी नहीं हो रही है। आज कुसुम की शादी तय होते देख शायद इसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी। खैर, वो सब छोड़िए, आप लोग खाना खाइए। मेहमानों ने खाना खाना शुरू किया। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपकी नौकरानी ने बनाया है क्या? हाँ, उसी ने बनाया है। भले ही आपकी नौकरानी काली है, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। प्रभा से काजल की तारीफ नहीं सुनी जा रही थी। वो मन ही मन काजल पर गुस्सा हो रही थी। मेहमानों के जाने के बाद प्रभा और कुसुम दोनों ने मिलकर काजल की खूब पिटाई की। काजल ने रोते हुए कहा, माँ, अगर मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप कुसुम को भी तो अच्छा खाना बनाना सिखा सकती हैं। क्या मेरी बेटी खाना बनाएगी? मेरी बेटी तेरी तरह काली और बदसूरत नहीं है। वो गोरी और सुंदर है। वो तो महलों में राज करेगी, राज। तू काली है, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। तू तो हमारा एहसान मान कि हमने तुझे घर से नहीं निकाला, नहीं तो सड़कों पर भीख मांगती। उस दिन प्रभा ने काजल को कमरे में बंद कर दिया और खाने को भी नहीं दिया। काजल रात भर अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती रही और कमरे से बाहर निकालने के लिए कहती रही, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर निकालो। रात में काजल के पिता राजेश ने काजल को कमरे में खाना दिया। काजल बेटी, ले खाना खा ले। काजल ने रोते हुए कहा, पिताजी, माँ के साथ अगर मैं भी मर गई होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। काश मुझे मौत आ जाती। ऐसा मत कह काजल बेटी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो खाना खा ले और सो जा। काजल खाना खाकर सो जाती है। राजेश कमरे को फिर से बाहर से बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह प्रभा ने कमरे का ताला खोला तो काजल सो रही थी। प्रभा ने उसे एक थप्पड़ मारकर जगाया और बोली, अरे ओ महारानी, कब तक सोती रहेगी? चल उठ, घर का काम कौन करेगा? काजल उठकर घर का काम करने लगती है। पहले वो सबके लिए खाना बनाती, फिर घर साफ करती, कपड़े धोती। उसके बाद घर का सामान लाना भी काजल की ही जिम्मेदारी था। सारा दिन काम करने के बाद शाम को काजल आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। तभी वहां कुसुम आकर बोली, दीदी, आप यहां से हटो, मुझे अपने बाल बनाने हैं। कुसुम, मैं अपने बाल बना लूं, उसके बाद तुम अपने बाल बना लेना। दीदी, आपको बाल बनाने के लिए आईने की क्या जरूरत है? आपका तो चेहरा भी काला है और बाल का रंग भी काला है। अब चलो हटो यहां से। कुसुम ने धक्का मारकर काजल को गिरा दिया और आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगी। उसी समय वहां प्रभा आ जाती है। काजल, ये ले पैसे और बाजार से सब्जी ले आ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। काजल पैसे लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में उसने कुछ सब्जियां खरीदी।
भैया ये लौकी कैसे दिए? 20 रुपए किलो। 1 किलो लौकी दे दो। और बैंगन क्या भाव है? बैंगन 30 रुपए किलो। 1 किलो बैंगन भी दे दो। 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज भी दे देना। ये लो बहन जी, पूरे 100 रुपए हो गए। काजल ने सब्जी वाले को पैसे दिए और सब्जियां लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उसे एक ठेले पर कबाड़ी वाला जाता हुआ दिखाई दिया। उन कबाड़ों में एक खूबसूरत फ्रेम लगा हुआ शीशा भी था। शीशा देखकर काजल ने सोचा, काश ये शीशा मुझे मिल जाता। आज कुसुम ने मुझे शीशे में चेहरा तक नहीं देखने दिया और मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। अगर ये शीशा मुझे मिल जाए तो फिर कुसुम के शीशे में चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कबाड़ी वाला ये शीशा मुझे देगा? मेरे पास तो इसे देने के लिए पैसे भी नहीं है। पूछकर देखती हूँ। काजल ने कबाड़ी वाले को आवाज लगाई, कबाड़ी वाले भैया जरा रुकना। हाँ बोलो बहन जी। क्या वो शीशा आप मुझे दे सकते हो? हाँ ले लो। अब लेकिन उस शीशे के बदले में आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, मैं वैसे भी इस शीशे को फेंकने वाला था, आप इसे ले लो। कबाड़ी वाले ने वो शीशा काजल को दे दिया। काजल खुशी खुशी शीशा लेकर घर आ गई और उसे अपने कमरे में लगा दिया। शीशा दीवार पर लगाने के बाद जैसे ही काजल ने उसमें अपना चेहरा देखा, उसने देखा कि उसका काला रंग गोरा हो गया था और वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। काजल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये मैं ही हूँ? तभी शीशे से आवाज आती है, हाँ काजल, ये तुम ही हो। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं एक चमत्कारी शीशा हूँ। जो भी काला या बदसूरत इंसान मुझ में अपना चेहरा देखेगा, वो हमेशा के लिए गोरा और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई शीशा चमत्कारी कैसे हो सकता है? मैं जादूगरनी लीला का शीशा हूँ। जादूगरनी लीला मुझ में ही अपना चेहरा देखा करती थी। मरने से पहले उसने अपना सारा जादू मुझ में डाल दिया था, जिस कारण मैं एक चमत्कारी शीशा बन गया। चमत्कारी शीशे में अपना चेहरा देखकर तुम गोरी और सुंदर बन गई हो। चमत्कारी शीशे की बात सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चमत्कारी शीशे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी ने गलत इरादे से मुझ में अपना चेहरा देखा तो वो हमेशा के लिए काला और बदसूरत हो जाएगा। ठीक है। काजल उस चमत्कारी शीशे को एक कपड़े से ढक देती है और खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी वहां प्रभा आती है। वो काजल का गोरा रंग देखकर दंग रह जाती है। वो काजल को पहचान ही नहीं पाती है। कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रही है? माँ मैं काजल हूँ। लेकिन तू तो काली और बदसूरत थी, तू इतनी गोरी और सुंदर कैसे हो गई? काजल मन की बहुत भोली थी। वो प्रभा को चमत्कारी शीशे वाली बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है। प्रभा अपनी बेटी कुसुम के पास जाती है और कहती है, कुसुम बेटी, उस काजल के पास एक चमत्कारी शीशा है जिसमें चेहरा देखने से वो गोरी और सुंदर बन गई है। अगले महीने तेरी शादी है। मुझे तो डर है कि कहीं लड़के वाले तेरी जगह उससे शादी ना कर ले। वैसे भी उन्हें काजल के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया था। तुम चिंता मत करो माँ, शादी वाले दिन हम काजल को कमरे में बंद कर देंगे। ठीक है। अगले महीने कुसुम की शादी थी। शादी से पहले, कुसुम तू भी उस चमत्कारी शीशे में अपना चेहरा देख ले। लेकिन माँ मैं तो पहले से ही गोरी और सुंदर हूँ। चमत्कारी शीशे में चेहरा देखने से शायद तू और सुंदर बन जाए। ठीक है। कुसुम काजल के कमरे में जाती है और उस चमत्कारी शीशे पर से कपड़ा हटाती है। लेकिन जैसे ही वो शीशे में अपना चेहरा देखती है, कुसुम का चेहरा काला पड़ जाता है और वो बहुत बदसूरत दिखने लग जाती है। ये देखकर कुसुम जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर प्रभा और काजल वहां आते हैं। प्रभा ने कुसुम का काला कलूटा चेहरा देखकर कहा, ये कैसे हो गया मेरी बच्ची? तुम दोनों ने काजल के साथ बहुत गलत किया और आगे भी उसके साथ गलत करने वाले थे। तुम्हारी बेटी कुसुम ने गलत इरादे से मुझ में अपना चेहरा देखा है, इसलिए मैंने उसे काला और बदसूरत बना दिया। हमें माफ कर दो, मेरी बेटी को पहले जैसा गोरा और सुंदर बना दो। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा जादू बस
एक बार ही चलता है। तुम्हारी बेटी अब हमेशा काली और बदसूरत ही रहेगी। प्रभा और कुसुम को उनके कर्मों की सजा मिल गई थी। इधर लड़के वालों ने कुसुम की जगह काजल को पसंद कर लिया और काजल की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल उस चमत्कारी शीशे को अपने साथ ससुराल ले जाती है और उसे अपने कमरे में लगा देती है। चमत्कारी शीशे के मिलने के बाद काजल की जिंदगी संवर गई थी। वो अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। सोनापुर गांव में राधा अपने पति हरिया और सास जानकी के साथ रहती थी। हरिया सब्जी का ठेला लगाता था। उसी कमाई से उनका घर चलता था। राधा एक बहुत ही नेक और समझदार औरत थी। वो घर का सारा काम करती और अपने पति और सास की खूब सेवा करती थी। राधा और हरिया अपने सादे से जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन राधा की सास जानकी एक दुष्ट औरत थी। वो राधा के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती और उसे ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर राधा सब कुछ चुपचाप सुनती और अपना काम करती रहती। वो कभी भी पलटकर जानकी को जवाब नहीं देती थी। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन राधा ने खाना परोसा तो उसकी सास बोली, अरे राधा, कितने दिन हो गए, तुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आया? ये क्या बेस्वाद खाना मेरे आगे रख दिया है? क्या हुआ माँ जी? होना क्या है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो अपने बेटे के लिए तुझ जैसी निकम्मी बहू ले आई। तुझे तो खाना तक बनाना नहीं आता। ये कहते कहते जानकी खाना छोड़कर चली गई। इसी तरह वो आए दिन हर काम पर राधा को कोई ना कोई ताना देती रहती। हरिया खूब मेहनत करके सब्जी लाता और दिन भर उसे बेचने के बाद शाम को जब थका हारा घर आता तो उसकी माँ जानकी राधा की बुराइयां लेकर बैठ जाती। बेटा, तू तो सारा दिन घर से बाहर मेहनत करता है। तुझे क्या पता, तेरी बीवी तो मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं देती। अरे माँ, क्यों गुस्सा होती हो? मैं उसे समझा दूंगा। अब वो तुम्हारा मनपसंद बना दिया करेगी। हरिया भी कभी अपनी माँ के आगे नहीं बोलता था। दोनों अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, परंतु जानकी हमेशा राधा के पीछे पड़ी रहती थी और उसे जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन हरिया सब्जी का ठेला लेकर घर को वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बुरी तरह चोट आती है। कुछ राहगीर उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके घर पर खबर पहुंचा देते हैं। हरिया को काफी ज्यादा चोट आने के कारण और बहुत खून बह जाने के कारण काफी कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर राधा को समझाते हैं, देखिए, इनकी हालत ठीक होते होते काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इनकी एक टांग पर गहरी चोट आई है, जिस वजह से कुछ महीनों तक इन्हें आराम ही करना होगा। यदि आराम नहीं किया गया तो ये जीवन भर शायद चल ना पाए। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। राधा हरिया को लेकर घर आ जाती है। अब राधा पर बहुत काम आ जाता है। उसे घर के साथ साथ हरिया का भी पूरा ध्यान रखना था। उसका हर छोटा बड़ा काम उसे करना पड़ता था। हरिया के इलाज पर वो सारा पैसा खर्च हो गया जो राधा ने जोड़ कर रखा था। अब तो घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं थे। राधा को बहुत चिंता हो रही थी कि राशन कहां से आएगा। जानकी भी उसे ताने मारती रहती थी। अरे मनहूस, तूने तो अपने पति को अपाहिज बनाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब इस बुढ़ापे में क्या मैं राशन का इंतजाम करने जाऊंगी? तू तो जवान है, कुछ काम क्यों नहीं करती? राधा जानकी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी और चिंतित होती थी। वो कुछ काम नहीं जानती थी जिससे कि पैसा कमाया जा सके। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी में तूने मुझे डाल दिया है। अब मैं घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो कभी कोई काम किया नहीं। भगवान, आप ही मेरी मदद करें। राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी कारण पड़ोस के लोगों ने उसकी काफी मदद की, जिससे कि अब तक उसका गुजारा चल रहा था। परंतु अब केवल 2 दिन का ही राशन बचा था। राधा चिंतित हो रही थी और घर के बाहर मुंडेर पर गहरी सोच में बैठी थी। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, क्या इस भूखे साधु को कुछ खाने को मिलेगा? राधा सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो अपने खाने के भी लाले पड़े हैं और ऐसे समय में इस साधु बाबा को क्या खिलाए।
परंतु राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस कारण वे उन्हें मना नहीं कर सकी। उसने सोचा, उसके हिस्से का जो रूखा सूखा पड़ा है वो वही बाबा को दे देती है। आप यहां बैठिए बाबा, इस गरीब के घर में जो रूखा सूखा है वही ग्रहण करें। ये कहते हुए राधा थाली में भोजन परोस लाती है और साधु बाबा के आगे रख देती है। बेटी, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता देख रहा हूं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। परंतु बाबा के बार बार पूछने पर राधा उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशानी में हो, फिर भी तुमने मुझे भोजन खिलाया। तुम एक बहुत नेक औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आप मेरी मदद कैसे करेंगे? साधु बाबा एक कपड़े सीने की मशीन राधा को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे अपने पास रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है, तुम वही कपड़े सिलना शुरू करो। बाबा, मुझे तो केवल बच्चों के कपड़े सिलने आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपने पति का भी ख्याल रखना होता है। हाँ, मैं सब समझता हूँ बेटी, तभी तो मैंने तुम्हें ये जादुई मशीन दी है जो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर बैठे ही बच्चों के कपड़े सिलना। देखना, तुम्हें उस काम में खूब सफलता और पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी। इस मशीन से कोई कपड़ा खराब नहीं बनेगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बहुत कृपा साधु बाबा, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। ये कहते हुए साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और राधा वो मशीन अपने कमरे में रख लेती है। अगले ही दिन से राधा बच्चों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस में कुछ घरों के लिए वो कपड़े सिलती है जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। अरे बहन, तुमने मेरी बेटी का जो फ्रॉक बनाया था वो मेरी सभी सहेलियों को बहुत पसंद आया। वो सब भी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें मेरे घर ले आना। इस तरह से राधा का काम सभी को बहुत पसंद आता है और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ बढ़ती जाती है। बाबा के आशीर्वाद से राधा का काम खूब फलने फूलने लगता है। अब वो घर पर रहकर ही अपने पति का ध्यान भी रखती और कपड़े सिलने का काम भी करती है। इस तरह काम चलने के बाद राधा के घर में खूब पैसे आने लगते हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो अपने पति और सास के लिए खाने पीने की खूब चीजें लाती है। उसकी सास उसे किसी प्रकार का ताना नहीं दे पाती। हरिया की तबीयत भी दिनों दिन ठीक होती जाती है और वो एक दिन राधा से कहता है, राधा, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा की और मेरे घर माँ का भी ध्यान रखा, साथ साथ तुमने ये काम भी चलाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर राधा की सास भी शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया और तुम्हारे हर काम करने के बाद भी मैंने तुम्हें ताना ही मारा। परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी ठीक हो गया और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रही। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है, आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूं और मैंने पूरी कोशिश भी की। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। राधा की एक पड़ोसन उसकी ये सफलता देखकर बहुत जलती है
और राधा से बातों बातों में पूछ लेती है कि आखिर उसकी सभी परेशानियां खत्म होने का क्या राज है। उस पड़ोसन को जैसे ही पता चलता है कि राधा के पास एक जादुई मशीन है, वो जलन के मारे पागल हो जाती है और उस मशीन को चुराने का विचार बनाती है। एक दिन जब राधा घर पर नहीं थी, वो बहाने से उसके घर जाती है और उसकी मशीन चुराकर अपने घर ले आती है। वो जैसे ही मशीन पर काम करने लगती है, उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और जलने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर राधा भागी हुई उस पड़ोसन के घर आती है और देखती है कि उसकी जादुई मशीन उस पड़ोसन के पास है और वो जख्मी हालत में चिल्ला रही है। राधा जल्दी से उसके हाथों की आग बुझाती है और मरहम पट्टी करती है। ये सब होने के बाद वो पड़ोसन बहुत शर्मिंदा होती है और राधा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने जलन में आकर तुम्हारी जादुई मशीन चुरा ली, जिसका मुझे ये फल मिला। लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी हो राधा, तभी तुम पर भगवान का आशीर्वाद है। मैंने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। नहीं बहन, ऐसी बातें मत करो। गलती तो हर इंसान से हो जाती है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। पर मुझसे वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। ये कहते हुए राधा अपनी जादुई मशीन उठाकर अपने घर ले आती है। हरिया भी राधा के काम में ही उसका हाथ बटाने लगता है और बाजार से सामान लाना, ले जाना और कपड़ों की सप्लाई दुकान पर देकर आना, जैसे सभी काम वो कर लेता है। और बाबा के आशीर्वाद से उनके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel. Please subscribe this channel.